नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल यानी यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 है। बच्चों, इस सेल बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सेल पूरे बायोलॉजी का एक पिलर होता है, इनिशियल स्टेप होता है। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग के बारे में हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, और लिविंग चीज़ इसी छोटे से सेल से बना होता है। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है सेल के बारे में पढ़ने की। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इस सेल यानी यूनिट ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला टर्म है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। दूसरा टर्म आता है बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अगर सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर अध्ययन करते हैं आप, या उसके फंक्शंस के बारे में, या फिर रिप्रोडक्शंस वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर सेल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। एनसीईआरटी में आपको ये दो टर्म आपको दिखने को मिलेगा, एक इनएनिमेट थिंग्स और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोनों में हम डिफरेंस करके आप लोगों को बताते हैं। इनएनिमेट थिंग्स जिसमें कि लाइफ नहीं होगा, वो नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग होगा मतलब मरा हुआ होगा? जी नहीं बच्चों, नॉन लिविंग मतलब जिसमें कभी लाइफ था ही नहीं, तो मरेगा कैसे? जब लाइफ नहीं है तो इसका मतलब सेल भी नहीं होगा। जी हाँ, सेल भी नहीं होगा इसका मतलब। जी हाँ, ये सेल नहीं होगा। जब सेल नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगा। इसीलिए हमने नॉन लिविंग के आगे देखिए लगा दिया है नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब हम समझेंगे अपसेंट, यानी नहीं है उसमें, ना ही लाइफ होगा ना ही सेल होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें लाइफ है, मतलब लिविंग थिंग है, वो जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो रिप्रोडक्शन हो के तब जाके वो पैदा हुआ है, जिसमें डेड वो मरेगा भी। कोई डेड थिंग में हम ये नहीं बोल देंगे कि डेड थिंग है तो वो लिविंग नहीं है, वो भी लिविंग है। हाँ, अब डेड हो गया है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें लाइफ हो। तो लाइफ होगा तो उसमें सेल भी होगा, जब सेल होगा तो ऑटोमेटिकली लाइफ होगा उसमें। तो यहाँ से हम ये बात कहना चाहते हैं कि दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। अब आप लोग पूछिएगा कि सर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिज्म मतलब दुनिया में हर वो चीज़ जिसमें लाइफ होगा, चाहे वो हाथी हो या घोड़ा हो या आदमी हो या बैक्टीरिया हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें लाइफ है, चाहे वो अमीबा हो, प्रोटोजोआ हो, प्रोटिस्टा हो, फंगी हो, कोई भी चीज़ जिसमें लाइफ होगा वो सारे ऑर्गेनिज्म ही कहलाएगा। जिसमें भी लाइफ होगा उसको हम क्या कह देंगे? ऑर्गेनिज्म कह देंगे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, क्योंकि लाइफ सेल से बना होता है और हर लाइफ को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको दो पार्ट में बांटा गया है, उसका दो भाग किया गया है। वह ऑर्गेनिज्म
जो एक सेल से बने हुए हैं, पर वो ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी लाइफ है, वो भी खा पी रह सकता है, हर कुछ करता है, हमारे ही तरह लाइफ जैसा होता है, वो भी रिप्रोडक्शन करता है, पर वो एक ही सेल से बना हुआ है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में जिसमें लाइफ है, लेकिन वो एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसीलिए हमने यहाँ पे देखा है। इसका मतलब हम दुनिया में ऑर्गेनिज्म जो है उसको हमने दो पार्ट में बांटा है, लेकिन किसके आधार पर, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर पर। वह ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से, सिंगल सेल से बना होगा, वह ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। और वह ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होंगे, वो सारे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म का। कुछ ऑर्गेनिज्म में कौन है? डायटम है, डेस्माइट्स है, बहुत दुनिया में जितने एनिमल्स हैं वो हैं, प्लांट्स है, फंगी है। यहाँ पे फंगी का स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लीजिएगा, FUNGI होता है। युगलिना, क्लोरेला, ईस्ट, पैरामेसियम और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लिख नहीं सकते हैं। हम आपको बायोडायवर्सिटी में पढ़ाएंगे, दुनिया में नहीं कम से कम 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज है। वहाँ पे जानिएगा स्पीसीज क्या होता है। इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने ETC लगा दिया। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जिसको कि हम गिन नहीं सकते, उसको दो पार्ट में बांटा। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना होगा, और वह एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बना होगा। जैसे हम लोग बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। लेकिन अमीबा ये यूनिसेलुलर कहलाता है, क्योंकि वो एक ही सेल से बना हुआ है। तो समझे बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सर ये सेल आया कैसे? कैसे आप बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है? कैसे बोलते हैं? अरे हम लोग जानते हैं ना, जैसे घर है, कोई बिल्डिंग है, अगर आपको पूछा जाए कि बिल्डिंग किस चीज से बना हुआ है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? उसका जो मेन चीज है वो क्या है? तो बोलिएगा ब्रिक्स, ईटा से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है। बहुत सारे ब्रिक्स आपस में मिले हैं, तब जाके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ। उसी तरह बहुत सारा सेल्स आपस में मिला तब जाके एक ऑर्गेनिज्म हुआ। तो हम लोग सीरियल वाइज देखते हैं कि ये सेल आया कहाँ से, कैसे ये सेल, फिर जाके तब ऑर्गेनिज्म बनता है। तो देखिए, दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, जितना भी चीज़ जिसमें कुछ ना कुछ मास होगा और जगह को ऑक्युपाई करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो सारी चीज़ को हम केमिस्ट्री के ज़बान में मैटर कहते हैं। और ये बात हम जानते हैं केमिस्ट्री के तहत कि मैटर एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं। क्या एटम में जान होता है क्या? होता है। हम नहीं बोल सकते कि नहीं होता है। कुछ ऐसे भी एटम हैं जिसमें जान होता है, कुछ ऐसे एटम है जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें लाइफ नहीं होता है। वह एटम जिसमें लाइफ हो गया, उसी को हमने शेल बोल दिया। देखिए, मैं और आगे अच्छे से बताता हूँ। देखिए, एटम जिसमें कोई लाइफ नहीं होता है, कोई लाइफ नहीं होता है। आज से बहुत साल, हजारों लाखों साल पहले इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे कोई लाइफ नहीं था, लेकिन मैटर था ना।
एटम था ना? हाँ था। इवोल्यूशन वाले कहते हैं कि वही एटम जो कि ढेर सारा एटम आपस में मिलता है तो बनता है क्या? मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, जो बोली। अब यहाँ पे देखिए कि यही मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जब टूटा फूटा यहाँ वहाँ गिरा, वाटर से इंटरेक्ट किया, हवा से इंटरेक्ट किया, अलग अलग चीज़ों से इंटरेक्ट किया, तो उसमें बहुत सारे अनेक प्रकार डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स उस पर चिपकते गए। जैसे कि मैंने बोला वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे चीज, कार्बन। जब यही चीज आपस में इंटरेक्ट करने लगे तो उसमें एक तरह का लाइफ वाला गुण आया, लाइफ वाला करेक्टर आया। क्यों आया? क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनेक प्रकार के, यही एक एटम कई सारे अलग अलग एटम से मिले। कार्बन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, और ऐसे ऐसे एटम्स आपस में मिले तो मॉलिक्यूल्स बने। यही सारे एटम्स आपस में जब मॉलिक्यूल्स बने तो उसमें एक तरह का लाइफ वाला करेक्टर आया, गुण आ गया। वह मॉलिक्यूल्स या वह कंपाउंड जिसमें लाइफ वाला गुण आ गया, इंटरेक्शंस के वजह से एटम के बीच, वह सारे मॉलिक्यूल्स को हमने बोल दिया बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोल दिया? बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है प्रोटीन, डीएनए, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, बहुत ऐसे ऐसे ढेर सारे चीज़ हैं। तो प्रोटीन क्या है? एक तरह का बायोमॉलिक्यूल्स। डीएनए क्या है? एक तरह का बायोमॉलिक्यूल्स। लिपिड क्या है? एक तरह का बायोमॉलिक्यूल्स। अरे मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, और बायो मतलब लाइफ। वह मॉलिक्यूल्स जिसमें लाइफ वाला करेक्टर आ गया उसी को हमने बायोमॉलिक्यूल्स बोल दिया। अब यही बायोमॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन, डीएनए, लिपिड वगैरह वगैरह आपस में मिलजुल के रहने लगा, एक दूसरे का सहयोग करने लगा, एक दूसरे का हेल्प करने लगा, एक दूसरे के एक्टिविटी करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करने लगा। इस सपोर्ट की वजह से एक दूसरे में लिंकेज पैदा हो गया। तब जाके ये सारे मिलकर एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाया, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम, जिस सिस्टम्स को हमने बोला क्या? सेल। क्या बोला? सेल। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल वह छोटे से छोटे पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है जिसमें लाइफ वाला गुण है, जो इंडिपेंडेंटली सपोर्ट और लिंकेज का काम करता है, इंडिपेंडेंटली वो फंक्शंस कर सकता है, इंडिपेंडेंटली वो उसका खुद का एक खास स्ट्रक्चर होता है। और यही बहुत सारे सेल्स आपस में कुछ फंक्शंस करने के लिए आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है टिश्यू। और बहुत सारा टिश्यू कुछ खास प्रकार का फंक्शंस करने के लिए आपस में जुड़ता है तो बनता है ऑर्गेन। और बहुत सारे ऑर्गेन उसी तरह कुछ खास फंक्शंस करने के लिए आपस में जुड़ जाता है तो बनता है ऑर्गेन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, आखिर है ना हमारे अंदर। एक ह्यूमन बीइंग में ही देख लीजिए,
डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ऐसे ऐसे कई सारे सिस्टम हैं और बहुत सारे सिस्टम आपस में ही मिल गया तब जाके हम बने, यानी ऑर्गेनिज्म बने, चाहे वो इंसान हो, हाथी, घोड़ा, शेर, भालू, बकरी, जो हो। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, इधर छोड़िए, इधर छोड़िए, इधर का छोड़िए, आप यहाँ से यहाँ तक देखिए। जब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओ हम मतलब ऑर्गेनिज्म में जो सबसे छोटा चीज है वो कौन है? सेल ही है, जिसके वजह से हम हैं, यानी ऑर्गेनिज्म है। यही चीज है जिससे छोटे छोटे मिल के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हुआ, जिसको हमने बोला ऑर्गेनिज्म, जिससे हम तैयार हुए। यही ना वो छोटा चीज है जो इंडिपेंडेंटली है, जो सबसे छोटा है, जिसका कुछ खास स्ट्रक्चर होता है, जो खुद खास काम करने के लिए किस क्षमता होता है। इसीलिए डिफिनेशन में एनसीईआरटी वाला लिखता है कि सेल इज द फंडामेंटल, सबसे छोटा चीज, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। इससे छोटा हुआ तो वहां लाइफ है ही नहीं। यानी पूरे लाइफ का जो सबसे छोटा चीज है वो सेल ही है। इसलिए बोलता है सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है कौन? सेल। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसीलिए ये बात कहा जाता है, सो डैट unicellular organisms are capable of independent existence, performing essential functions of life। यहाँ पे ए छूट गया। इसीलिए एक यूनिसेलुलर, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, कुछ खास प्रकार का फंक्शंस करने के लिए, लाइफ फॉर्मिंग के लिए। तो यहीं से हम लोग रहने देते हैं, इतना पढ़िए आप लोग, फिर आगे हम लोग जानेंगे सेल के बारे में और अच्छे से डिटेल से जानते जाएंगे, बारी से। कम पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए, अच्छा नॉलेज प्राप्त कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।